आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के शिक्षा मंत्री इन दिनों सियासत के केंद्रों में हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अब उनके ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। महज 8 शब्दों के इस ट्वीट ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद सामने आए इस ट्वीट के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। तेजस्वी बिहार को लेकर विपक्ष अपने मायने निकाल रहा है, जबकि सहयोगी जेडीयू भी इशारों इशारों में नीतीश कुमार को ही बिहार का सर्वमान्य नेता मान रही है। नीतीश जी, सरकार नीतीश सरकार, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का ही शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? बिहार किसका? बिहार तेजस्वी का। तो संभल जाइए। राजद के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, आप नहीं संभले तो आपको राजद पिछले दरवाजे से आउट कर देगा और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया और तेजस्वी यादव जी ओजस्वी है, तेजस्वी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मजबूती से काम किया। शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट पर खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अव्वल तो उन्होंने यही कहा कि हर ट्वीट पर रिएक्शन देना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए ये भी कहा, तेजस्वी का मतलब सिर्फ मैं नहीं। आप बता रही अभी तो हम देखे अरे ट्वीट तो सबके अपना ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन। इट्स नॉट नेसेसरी, बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना, तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। ये दूसरा मौका है जब शिक्षा मंत्री ने आरजेडी को असहज स्थिति में ला दिया है। इससे पहले श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू आरजेडी से अलग लाइन ले चुकी है। तब मंत्री जी ने बयान से बवाल मचाया था, इस बार लिखकर असहजता पैदा कर दी है। लेकिन ट्वीट के तूल पकड़ते ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक दूसरा ट्वीट जारी किया, जिसमें तेजस्वी की जगह यशस्वी बिहार लिखकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ कंट्रोल में है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार विवादित बयान और ट्वीट से सहयोगियों का टेंशन बढ़ा रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि यह मामला आरजेडी का है और आरजेडी नेतृत्व इस मामले को लेकर गंभीर है। विजय चौधरी ने कहा कि आरजेडी का स्टैंड वही होगा जो तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद तय करेंगे। रही बात शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो विजय चौधरी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री कार्रवाई भी करेंगे। एक मंत्री कुछ बोलते हैं किसी पार्टी के, तो उसके बारे में तो उनकी पार्टी देख रही है, जरूर सोच रही होगी। तो ये पार्टी का मंत्रिमंडल है, बिल्कुल गठबंधन पार्टी का है, किसी एक आदमी से नहीं हुआ है। इतनी बात अभी तक नहीं जानते। नहीं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है ये जनता दल यू और राजद का गठबंधन है। ये विजय कुमार चौधरी और किसी राजद के मेंबर के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए मायने पूरी पार्टी रखती। तो मुख्यमंत्री क्या कमजोर हो गए? मुख्यमंत्री पहले से अधिक शक्तिशाली है कि वो किसी पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अरे कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जरूरत लगे तब ना। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा हो रही है। 2 दिनों तक बीजेपी नेता उन मुद्दों पर चिंतन मंथन करेंगे जो 2024 को फतेह करने में अहम कड़ी साबित होने वाली है। चुनाव बड़ा हो या छोटा, बीजेपी हर चुनाव को शिद्दत से लड़ती है, उसे जीतने की तैयारी करती है। इस बार तो चुनाव भी बड़ा और हैट्रिक लगाने की बारी है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसी रास्ते का पहला पड़ाव है। बीजेपी का मिशन 2024।
मिशन 2024 का शंखनाद। कमजोर सीटों पर बीजेपी की नजर। लोकसभा चुनाव सिर पर है, 10 विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी दलों का एक्टिव होना लाजिमी है। बीजेपी के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, और ये दिखता भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। खुद पीएम मोदी इसे लेकर सजग हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। पीएम मोदी उत्साह भरने के लिए मीटिंग से पहले रोड शो कर रहे हैं, फिर चुनावी मंत्र दे रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार संभव है। इसके अलावा संगठन से छेड़छाड़ नहीं करने की रणनीति, चुनावी राज्यों के संगठन में फेरबदल पर चर्चा संभव है। गुजरात फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश, धर्म परिवर्तन को मुद्दा बनाने की प्लानिंग, 10 विधानसभाओं के चुनाव पर चर्चा, लोकसभा में बीजेपी की कमजोर सीटों पर चर्चा। लोकसभा की 160 सीटों पर कमजोर है बीजेपी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जिन राज्यों में कुछ लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर है, उस लिस्ट में बिहार का भी नाम है। बिहार की 10 लोकसभा सीटों को इसमें शामिल किया गया है। 2024 को बीजेपी महायुद्ध मान रही है। विजय का संकल्प ले चुकी है। विजय पराजय तो कल की बात है, लेकिन आज की बात यही है कि तैयारी पुख्ता हो रही है विपक्ष को फिर से पटखनी देने की। दिल्ली से संवाददाता विनीत की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन और जनता दोनों को धोखा दिया, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी अपने सियासी दोस्त को नहीं छोड़ी है और धोखा देने वालों को जनता सबक सिखाएगी। इसको नहीं छोड़ते। लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अकाली दल ने खुद छोड़ा हमें। नीतीश बाबू हमें खुद छोड़कर चले गए। तो हम अपने अकालियों, अपने राइज का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो सुनहरे ख्वाब की दुनिया में पारा बदलते हैं, उनको भविष्य जनता बताएगी। हो गया कुछ होगा। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होता है? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात हमें कहनी है कि आप देखिए बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत कितनी हुई है। हमारे अपने स्टेट बिहार में 2 बाई इलेक्शन हम जीते कि नहीं? गोपालगंज जीते, कुड़न्नी जीते, और नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने पर जीते। बाकी स्टेट्स में जो हम लोग जीते हैं बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, तो ये अपने सामने दिखाता है कि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और इसका बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की बात आपने की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार सबकी चिंता करती है। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से समाधान यात्रा पर निकलेंगे और इस बार अरवल और जहानाबाद में उनका पड़ाव है। जहानाबाद में सीएम की यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। सरकार आ रहे हैं। सड़कों की सूरत बदल रही है। शौचालय की सफाई हो रही है। जीवंत हो गई जल मीनार। अतिक्रमण मुक्त हो गया तालाब। तालाब में बोटिंग की व्यवस्था हो गई। ओपन जिम भी
टाइट है। व्यवस्था टाइट है, बस सरकार के आने की देरी है। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार जहां जहां से गुजरेंगे उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जहानाबाद के मांदिल पंचायत में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। मांदिल में रोड से मिट्टी हटाई जा रही है, नल जल योजना को सुधारा जा रहा है, स्कूल का रंग रोगन हो गया है, शौचालय को सुंदर बना दिया गया है। दलित बस्ती में सरकार लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, इसीलिए गलियों की सड़कें भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री का आगमन होना है। समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दलित टोले में आ रहे हैं, जो मांदिल पंचायत का पकड़ी दलित टोला है। यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी आई है, हर काम हो रहा है जो एक 7 निश्चय योजना के तहत दलित टोलों में या गाँव में होना चाहिए। मुख्यमंत्री के कदम दलित बस्ती से निकलकर गांव के दूसरे इलाकों में भी पड़ने वाले हैं, इसीलिए पंचायत भवन बिल्कुल नया लग रहा है। तालाब तो साफ हो ही गया, उसमें बोटी की व्यवस्था भी हो चुकी है। तालाब के बगल में ओपन जिम भी बनकर तैयार है। कुल मिलाकर गांव की बिगड़ी सेहत अब ठीक नजर आ रही है और काफी कम समय में बहुत कुछ यहाँ हम लोग मतलब हो सका है। और पहले से यहाँ सब कुछ तैयार, लगभग तैयार था और उसी का हम लोग रंग रोगन कर रहे हैं, किए हैं और काफी उत्सुकता है हम लोगों में। पूरे पंचायत के सभी तमाम जितने भी ग्रामवासी हैं सब काफी उत्सुक हैं कि हमारे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा। हाँ, आ रहे हैं। जल जीवन हरियाली उनका फोकस है। आपका दीदी जीविका है, बिहार सरकार जो भवन यहाँ बना है इसके लिए दलित टोला में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब विकास कार्य नया है कि पहले से होता आ रहा है? पहले से होता आ रहा है, लेकिन अभी तो वर्तमान नया है। पहले से कुछ यहाँ नहीं था। कितना दिन पहले काम शुरू हुआ? कितना दिन पहले हुआ? 4-5 दिन 6 दिन से चल रहा है आपका काम। समाधान यात्रा का मकसद ही समस्या का अंत कर देना है। तस्वीरें देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि सरकार के आने से पहले ही मांदिल पंचायत में समस्याओं का जो अंबार लगा था उसे ढहा दिया गया है। अब अगर कुछ बच गया होगा तो उसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुधार दिया जाएगा। ये मांदिल पंचायत है जहां मुख्यमंत्री का यात्रा का पड़ाव होगा। अरवल से होते हुए मुख्यमंत्री यहां आएंगे और सबसे पहले इस तालाब का अवलोकन करेंगे। आप देख सकते हैं इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद इसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है, तालाब को सजाया संवारा जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री इधर सामने में जो पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन, उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद सीएम जहानाबाद जाएंगे जहां उनको मीटिंग में हिस्सा लेना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की टीम मांदिल में मौजूद है। यहां तेजी से वो हर वो काम कराया जा रहा है जो 7 निश्चय योजना के तहत जरूरी है। साथ ही ये दिखाने की कोशिश भी है कि इस पंचायत में राम राज्य जैसी स्थिति है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से नए साल के डायरी कैलेंडर और डेस्क कैलेंडर का लोकार्पण किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में ऐसे स्थान हैं जिनकी खूबसूरती देखते बनती है, लेकिन उसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। इसी बात को केंद्र में रखकर पर्यटन विभाग की ओर से इस बार नया कैलेंडर तैयार किया गया और इस कैलेंडर में तमाम ऐसी जगहों को दर्शाया गया है जहां लोग घूमने जा सकते हैं। इसमें खास तौर पर ध्यान रखा गया है, सीजन के हिसाब से फोटोग्राफी और कैलेंडर बनाई गई है। विंटर, समर, रेनी सीजन के हिसाब से कहाँ पर्यटक जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ये कैलेंडर जो है पर्यटकों के पास भी पहुँचे और बिहार में बड़ा स्कोप है पर्यटन को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, और इसको सही ढंग से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें, एक रोड मैप बनाएं और सही मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें तो संभावनाएं जो हैं पर्यटकों की आने की बिहार, वो और बढ़ जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इनका अलग होना तय है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव आज की गठबंधन व्यवस्था में नहीं होगा। 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना अलग बात है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना अलग बात। एक और आज महागठबंधन है 7 दलों का और एक और भाजपा और उनके कुछ सहयोगी दल हैं।
इस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब किसके साथ कौन जाएगा नहीं जाएगा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना एक बात है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना दूसरी बात है। जब आप सरकार चलाते हैं तो कई लोग उस लाभ के वजह से या डर से साथ में जुड़े रहते हैं, कल जब चुनाव होगा तो एक दूसरे का टांग खींचकर ये सब भागेंगे। बिहार में आज एक और पुल टूट गया। दरभंगा में कमला नदी पर बना पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया और हादसे के वक्त पुल से गुजर रहा ट्रक बीच नदी में लटक गया। इस पुल के टूटने से कई जिलों के 10 पंचायतों का संपर्क टूट गया है। बिहार में धड़ाम हुआ एक और पुल। दरभंगा में 2 हिस्सों में बटा पुल। कमला नदी में लटका सामान लदा ट्रक। दरभंगा में एक पुल उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब भारी भरकम ट्रक इस पुल से गुजर रहा था। तेज आवाज के साथ पुल टूटकर 2 हिस्सों में बट गया और सामान लदा ट्रक भी पुल से लटकते हुए हवा में झूल गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला नदी पर राजघाट मुख्य मार्ग के सोहरवा घाट पर बना लोहे का ये पुल काफी पुराना था, लेकिन दरभंगा सहित 5 जिलों मधुबनी, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर के 10 से ज्यादा पंचायतों को जोड़ने का यही एकमात्र साधन था। इस पुल के टूटने से अब लोगों के सामने आने जाने को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पुल टूटने से लगभग में 10 पंचायत 15 पंचायत से अधिक और 7 से 8 4 से 5 जिला का संपर्क टूट गया है, त्राहिमाम हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि तत्काल इस पर डायवर्सन बनाकर कार्य को रास्ता को बहाल किया जाए। इलाके की सूरत बदलने और विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2021 में इस पुल को मजबूत करने का निर्देश देने के साथ ही सती घाट, राजघाट, हसनपुर मुख्य मार्ग में एक नए पुल की भी सौगात दी थी। लेकिन विभागीय उदासीनता और निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से अब तक नए पुल का 10% काम भी नहीं हुआ है और पुराने पुल पर भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा जनता के हिस्से में अब सिर्फ परेशानी है। सवाल यही है कि क्या इस पुल की हालत से अनजान थे विभागीय अधिकारी? जर्जर पुल पर कैसे चल रही थी ओवरलोडेड गाड़ियां? सीएम के निर्देश के बावजूद पुल को क्यों नहीं किया गया दुरुस्त? क्या अधिकारियों को था ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार? और सबसे बड़ा सवाल कि अब इस इलाके के लोगों को कैसे फौरी राहत पहुंचाएगा विभाग? विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। दियारा को दानापुर से जोड़ने वाले पीपा पुल को आज 2 भागों में बांटा गया और फिर गंगा विलास क्रूज को पार कराया गया। गंगा विलास क्रूज बनारस से डिब्रूगढ़ जा रहा है और लेकिन बीच में पीपा पुल है। क्रूज को पार करने के लिए पीपा पुल को खोला गया और इस दौरान 11 बजे से शाम 4 बजे तक पीपा पुल पर रफ्तार थम गई, जिससे पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। शाम 4 बजे पुल को जोड़ा गया और इसके बाद पुल पर आवाजाही शुरू हुई। दानापुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुल खोलकर क्रूज को पार कराया गया। एक बीच में दियारा के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पीपा पुल बनाया जाता है, जो कि इस मौसम में जोड़ दिया जाता है ताकि दियारा इलाका में रहने वाले जो लोग हैं वो राजधानी पटना आ सकें। और ऐसे में जब क्रूज का रास्ता रुका तो पीपा पुल को थोड़ी देर के लिए खोला गया और 4 बजे के बाद परिचालन यहाँ पर फिर से हो सका। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्रूज जो है गंगा नदी में किस तरीके से पीपा पुल के खुलने के बाद क्रूज का परिचालन भी हो पाया और जैसे ही क्रूज गुजरा उसके बाद पीपा पुल को फिर से जोड़ दिया गया। बिहार पुलिस हाईटेक हो रही है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रही है ताकि क्राइम कंट्रोल किया जा सके। लेकिन चुस्त पुलिस की हकीकत उस वक्त दरभंगा में सामने आई जब पुलिस गश्ती पर जा रही थी, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में ही धोखा दे गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए धक्के लगाने पड़े, जिससे स्मार्ट पुलिस की पोल खुल गई। जीप को स्टार्ट करने के लिए जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसी सुविधाओं से बिहार पुलिस आधुनिक होगी और अपराधियों को मौके पर दबोच सकेगी? गाड़ी अब नहीं चलने वाला, जबरदस्ती यहाँ थाना पर दिए हुए हैं। कौन सा थाना का है सर ये गाड़ी? नारियासराय थाना। देख रहे हैं गाड़ी में काफी धुआं भी दे रहा है, प्रदूषण काफी गाड़ी से निकल रहा है। आधा घंटा ढकेलने के बाद स्टार्ट होता है।
तो ऐसे में कैसे अगर कोई मुजरिम को पकड़ने जाना होगा या और कोई जरूरी काम से जाना हो, कैसे काम? वहीं पर दिक्कत होता है, जहाँ मुजरिम पढ़ना था वहीं पर दिक्कत होता है। यानी कहीं भी जाते हैं तो धक्का मार के ही जाना पड़ता है? धक्का मार के ही जाना पड़ता है। कब से ये स्थिति बना हुआ है? 1 महीना से। तो संबंधित विभाग को इसका सूचना नहीं देते? गया, बन के आया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। बिहार में नल जल योजना को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार की मदद से बिहार में नल जल योजना चल रही है और योजना की स्थिति जानने के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार इसमें राजनीति कर रही है और योजना की स्थिति नहीं बताकर इसमें जारी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। जबकि बिहार के सत्ताधारी नेता एक सुर में शुद्ध रूप से इसे बिहार सरकार की योजना बताकर केंद्र सरकार पर ही नल जल योजना को कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं। सभी घरों में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना अगर केंद्र सरकार के द्वारा 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला राज्य को और उसको बिहार सरकार की तानाशाही रवैये के कारण उसको नहीं लेना, और साथ साथ केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोई जिला बेहतर तौर पे इस क्षेत्र में काम किया है, हर घर जल योजना को सही तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है, वैसे जिला पदाधिकारियों को हम सम्मानित करेंगे, उसकी सूची दे। तो बिहार सरकार ने वो सूची भी उपलब्ध नहीं कराया। ये हिटलर शाही है राज्य सरकार का। बिहार के नल जल योजना को जो 2015 में शुरू हुआ उसको 2019 में आप शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी कहे क्या नल जल योजना में कि कुछ पैसा हमसे ले लीजिए 2019 में। जब राज्य सरकार ने पूरी योजना पूरी कर ली, 90% योजना पूरी कर ली, तो उसमें पैसा दे रहे थे, काहे कि कहते कि कलामी करा रहे हैं ये योजना। और जब हमारी कॉपी कर रहे हैं तब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? और उनके कृपा की जरूरत नहीं है। बिहार सक्षम है और बिहार आगे बढ़ रहा है माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। कमाल देखिए, जो योजना बिहार सरकार अपने बूते चला रही है, जिस योजना का केंद्र सरकार से कोई लेना देना ही नहीं, केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बिहार से उसकी भी रिपोर्ट मांग दी। अरे भाई कुछ पैसा वैसा दीजिए ना, अगर है तो अपनी तरफ से मत दीजिए। हमारा जो हिस्सा है, बिहार का जो हिस्सा है जीएसटी कलेक्शन में, वही हमें दे दीजिए, हमारी योजनाएं खूब रफ्तार से चलेंगी। आगे देखिए जोहार झारखंड।